हेलो नमस्कार दोस्तों। अनलॉक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज की फोर्थ सेशन में 6 और 7 सितंबर 2022 से रिलेटेड एमसीक्यूज की। आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न 31 है, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऋषि सुनक, लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन, एंथोनी अल्बनीज। इसका सही आंसर है लिज ट्रस। लिज ट्रस ने अभी ऋषि सुनक, जो कि कम्पिटिटिव राइवल थे उनको हराकर ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। ये 56वीं प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन की और तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। इनसे पहले मार्गरेट थेचर और थेरेसा मे, जो कि दोनों तीनों ही कंजर्वेटिव पार्टी से आती हैं, ये दोनों महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। यूके की बात करें तो यूके 4 एंटिटी से मिलकर बनता है: स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग देश है। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों एंटिटी को मिला के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अगर आप ज्योग्राफी देखें इंग्लैंड के आसपास की, तो ये नॉर्दर्न सी है, नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी से अगर हम स्ट्रेट ऑफ डोवर को क्रॉस करके इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं, ये इंग्लिश चैनल है जो मेनलैंड यूरोप और इंग्लैंड के बीच में है। ये मेनलैंड यूरोप में फ्रांस है यहाँ पे। और इंग्लिश चैनल से हम सेल्टिक सी में पहुंचते हैं। सेल्टिक सी से हम सेंट जॉर्ज चैनल को क्रॉस करते हुए आयरिश सी में पहुंचते हैं। ये आयरिश सी है। और आयरिश सी से हम दोबारा से अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 32 है, हाल ही में किस राज्य ने वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है, जो कि बेंगलोर पैलेस फ्लैगशिप इवेंट होने वाला 2 से 4 नवंबर 2022 को उसका पार्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। इसमें ग्रोथ स्टेज पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसमें केस प्राइस जो रखा गया है वो $1 लाख का है। हमें ये याद रखना है कि वेंचुराइज किस स्टेट ने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ताकि वो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करें। उसकी अध्यक्षता, इसका सही आंसर है सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु, जो कि भूतपूर्व यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में 47 सदस्य समिति बनाई गई है, जो कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को तैयार करेगी, राष्ट्रीय सहकारिता या राष्ट्रीय सहयोग नीति को। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी से पहले की जो है वो 2002 की है। कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेशन का जो मोटो है वह है सहकार से समृद्धि। और इंडिया में अगर देखा जाए तो 8.5 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें लगभग 29 करोड़ लोग सदस्य हैं। नितिन गुप्ता की बात करें, नितिन गुप्ता सीबीडीटी के चेयरमैन हैं अभी हाल में, और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उस सूची में नहीं है? त्रिशूर केरल, नीलाम्बूर केरल, वारंगल तेलंगाना, सूरत गुजरात। इसका सही आंसर है सूरत गुजरात। सूरत गुजरात सूची में नहीं है। इन तीनों को, त्रिशूर जो कि केरल में, नीलाम्बूर जो केरल में है, और वारंगल तेलंगाना में, इन तीनों को उस सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की अगर हम बात करें तो 2013 से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जिसमें कुछ शहरों को चुना जाता है, उनके बीच में अच्छे आइडियाज को, अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है, ताकि और सिटीज में भी उसे अपनाया जा सके। अभी तक 76 देशों की 294 शहरों को इसमें स्थान दिया गया है। इसका मेनली फोकस होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, जो कि संधारणीय विकास लक्ष्य हैं, उनके 2 गोल्स पे इंपॉर्टेंट फोकस होता है: SDG 4 जो कि एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड है, और SDG 11 जो कि हैबिटाट से रिलेटेड है। त्रिशूर केरल को चुना गया है, जो कि केरल की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला बोला जाता है। ये गोल्ड आर्ट और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नीलाम्बूर केरल में ही है, नीलाम्बूर केरल में इको टूरिज्म के लिए फेमस है। और वारंगल तेलंगाना में। इन 3 शहरों को चुना गया है। 2022 में 77 शहरों को चुना गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका से डरबन, यूएई से शारजा, लेकिन भारत से 3 शहरों को चुना गया: त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल। इसको याद रखिएगा आप। यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट भी निकालता है, जिसमें इंडिया की लगभग 40 साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मानी गई है। 39 साइट जो है रमप्पा मंदिर तेलंगाना में, और 40 साइट जो है धोलावीरा, जो कि हड़प्पन शहर है, गुजरात में। प्रश्न 35 है, हाल ही में किस एजेंसी द्वारा एक स्वदेशी ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर को विकसित किया गया है? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। इसका सही आंसर है बीएसएफ। बीएसएफ ने अभी स्वदेशी ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर को विकसित किया है।
स्वदेशी ड्रोन और गैस लॉन्चर। बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट ने, जो कि 1976 में बनी थी, उसका मेनली काम टीयर गैस शेल्स मैन्युफैक्चरिंग का है। और ये टीयर गैस शेल्स पहले हम भारत में इंपोर्ट करते थे, लेकिन टीयर स्मोक यूनिट बनने के बाद अब हमें ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये टीयर गैस स्मोक लॉन्चर लॉन्च किया बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट ने, जो कि क्राउड कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के काम आएगा। अगर हम बीएसएफ की बात करें तो हम बात करते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसमें 7 सर्विसेज हैं। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि 1949 में बनी, जिसका मेनली काम होता है आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह से मुकाबला करना। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि 1969 में बनी थी, इसका काम होता है पीएसयूज और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करना। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन से उनकी सुरक्षा करना। और जितने वीवीआईपी को बाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी सुरक्षा दी जाती है, वो सीआईएसएफ का काम होता है। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि विशेष आतंकवाद विरोधी दल है। उसके बाद आती है बीएसएफ, जो कि 1965 में जिसका स्थापना की गई थी। बीएसएफ मेनली जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है इस पर, और इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, इसको गार्ड करने का काम बीएसएफ का है। ये लार्जेस्ट डेडिकेटेड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वर्ल्ड की, दुनिया की। आईटीबीपी की बात करें, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, जो कि 1962 में जिसकी स्थापना हुई इंडो चाइना वॉर के बाद, इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करने का काम आईटीबीपी का है। सशस्त्र सीमा बल की बात करें, जिसकी स्थापना 1963 में हुई, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पे। ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पे एसएसपी काम करती है, गार्डिंग करती है। यहाँ पर बीएसएफ काम करती है, और यहाँ पर गार्ड करने का काम इंडो चाइना बॉर्डर पे आईटीबीपी का है। असम राइफल्स की बात करें, असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। ये ओल्डेस्ट फोर्स है, उत्तर पूर्वी भारत में डिप्लॉयड है, और इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो ये भारत म्यांमार बॉर्डर है, ये असम राइफल्स के अंतर्गत आता है। और ये मोस्ट अवार्डेड पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स। इसी से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड एक और बात कर लेते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव 2020 में आयोजित हुआ था, जो कि 27 मई 2022 को दिल्ली में आयोजित हुआ था, प्रगति मैदान में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जिसमें ड्रोन की प्रदर्शनी लगी थी और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 36वां। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भारतीय सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ये ताप विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर है श्रीलंका, सॉरी, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है भारत के सहयोग से। बांग्लादेश में रामफल जगह है, जहाँ पर ये 1320 मेगावाट का है और $2 बिलियन की लागत से बनेगा। इसको स्थापित करने का जो काम कर रही है कंपनी, जिसका नाम है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड। 50-50 का ये वेंचर है, जिसमें 50% सहयोग भारत का है। बांग्लादेश से रिलेटेड एक और बात करते हैं, बोंगो सागर एक्सरसाइज के बारे में। बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, जिसकी थर्ड एक्सरसाइज अभी पोर्ट मांगला पे बांग्लादेश में हुई थी, मई 2022 में। बांग्लादेश की एक और बात करते हैं। बांग्लादेश की राइटर हैं फहमीदा अजीम, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है 2022 में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 37 है। शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रहा है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये कुछ कुछ मनरेगा की तरह है, जो कि रूरल ग्रामीण निवासियों के लिए है। ये इसका ऑप्शन है नागालैंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रहा है 9 सितंबर से, जिसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। 2.25 लाख से अधिक परिवारों में इसे रजिस्टर किया है। ऑल फैमिली मेंबर्स इसमें एलिजिबल हैं, 18 से 60 उम्र के। इसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को मिलेगा प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार, और योजना पर वार्षिक 800 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी सरकार। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न 38। हाल ही में घोषित पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग से, बुजुर्ग लोगों से, एल्डर पीपल से, एजुकेशन शिक्षा से, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन धार्मिक संस्थान से? इसका सही आंसर है शिक्षा। पीएम श्री योजना शुरू की गई है, जिसमें 14,500 स्कूलों को उन्नत और विकसित किया जाना है। इनको मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू होंगे। इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ग्रीन स्कूल के रूप में इनकी स्थापना की जाएगी।
लगभग सरकार का मानना है कि एक मिनिमम एक स्कूल हर एक ब्लॉक में, देश के हर एक ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसकी घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन में श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने 1 जून 2022 को भी की थी। गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी राज्यों और यूटीज के शिक्षा मंत्री को इन्वाइट किया गया था। पीएम श्री स्कूल की बात करें, इसका नाम है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसमें 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ बच्चों को इक्विप किया जाएगा और ये मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। इसमें लगभग 14,500 स्कूल बनाने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 39 है, भारत का पहला जैव ग्राम बायो विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये पहला, इंडिया का पहला बायो विलेज स्थापित किया गया है, जो कि दसपारा विलेज में है, जो कि सेपाही जाला जिले में है। त्रिपुरा गवर्नमेंट का प्लान है 100 बायो विलेज बनाने का, जिसमें से 10 बन चुके हैं। उनमें से प्रथम ये है दसपारा विलेज, जो कि इंडिया का पहला बायो विलेज है। इसमें बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर्स और सोलर को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें बढ़ाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का इनका एक उद्देश्य है। सस्टेनेबल आजीविका व खाद्य सुरक्षा पे इनका फोकस रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न 40, लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अक्कीथन अच्युतन नंबूथरी, नीलामणि फूकान, दामोदर मोजो, तनिकेला भरनी। इसका सही आंसर है तनिकेला भरनी। लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, जिसको आंध्र प्रदेश का आंध्र पुरस्कार, आंध्र ज्ञानपीठ भी बोला जाता है, ये हर साल 18 जनवरी को दिया जाता है। 18 जनवरी को एन टी रामाराव और हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि आती है, इसलिए उसी दिन दिया जाता है। 2022 के लिए अवार्ड तनिकेला भरनी को दिया गया है। ये है तनिकेला भरनी, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक अच्छे राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं। इन्हें आपने कई मूवी में देखा होगा, साउथ की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें साथ में, जिसके नाम पे आंध्र ज्ञानपीठ इसे बोला जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। सबसे पुराना और सबसे हाईएस्ट साहित्यिक अवार्ड है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में हुई थी और 1961 से अवार्ड दिया जाता है। ये किसी भारतीय लेखक को दिया जाता है जिसने भारतीय भाषा में कोई काम किया हो। इसमें 22 भाषाएं, जो कि 8 शेड्यूल में मेंशन है, 22 भाषाएं, उनमें काम किया हो या इंग्लिश में काम किया हो, तो टोटल 23 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। पहला जो अवार्ड दिया गया था वो जी शंकर कुरुप को दिया गया था 1965 में। 12th जो अवार्ड दिया गया था वो आशापूर्णा देवी को दिया गया था, जो पहली महिला थी जिन्हें अवार्ड मिला था 1976 में। अभी लेटेस्ट जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है नीलामुनि फूकन को, 55th जो अवार्ड है। और 56th अवार्ड दिया गया है दामोदर मोजो को। तो इस तरह से आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अनलॉक जेएस अकेडमी। लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल। धन्यवाद।